Welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 12th November 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of October 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about 20th livestock census. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view, especially subtopic agriculture sector, and the topics discussed here will be also important from our syllabus paper 6 Assam economy point of view. So let us see what we will be discussing in this article. As I said, in this article we will talk about livestock census of conducted in 2019, that was 20th livestock census. इसकी मदद से हमें पता चलेगा कि असम के अंदर पोल्ट्री, लाइवस्टॉक और कैटल का कितना पोटेंशियल है और कितना प्रोडक्शन होता है. सो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन लाइवस्टॉक, कैटल्स एंड पोल्ट्री. तो देखो, कैटल्स का मतलब होता है काउस एंड रिलेटेड फैमिली एनिमल्स, जैसे कि बुल्स एंड स्टीयर्स, उन्हीं को हम कैटल कहते हैं. तो कैटल में सीधी बात है काउज आएंगे और बुल आएगा. जबकि लाइव स्टॉक्स इंक्लूड ऑल दोज एनिमल्स दैट आर रियर्ड फॉर मिल्क, मीट और फॉर स्पोर्ट्स. जैसे कि इसमें कैटल तो आएगा ही आएगा, बट इसमें बोफेलोज भी आ जाएंगे, शीप्स भी आ जाएंगे, हॉर्सेस भी आ जाएंगे. तो ये सब लाइव स्टॉक में आता है. तो लाइव स्टॉक इज अ ब्रॉडर टर्म, जबकि कैटल एक नैरो टर्म है. लाइव स्टॉक के अंदर कैटल्स तो आते ही आते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे कुछ और जानवर भी आते हैं जिनको हम लोग मीट के लिए, मिल्क के लिए, स्पोर्टिंग पर्पज़ के लिए, फॉर एग्जाम्पल हॉर्सेस वगैरह को हम लोग पालते हैं. और जो तीसरा सेक्टर है वो है पोल्ट्री सेगमेंट. पोल्ट्री इंक्लूड्स बर्ड्स दैट आर रेज्ड फॉर मीट, एग्स एंड फेदर्स. अब ज़रा समझते हैं. देखो, अगर लाइव स्टॉक की बात की जाए तो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर इंडियन इकोनॉमी, और लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा जॉब्स लाइव स्टॉक सेक्टर से क्रिएट होते हैं. और अगर ओवरऑल परसेंटेज में बात की जाए तो 8.8% एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड बाय लाइव स्टॉक सेक्टर. और इसका कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी की तरफ भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, खासकर रूरल इकोनॉमी में. अगर आप गांव के क्षेत्रों में चले जाएं तो लाइव स्टॉक सेक्टर आपको पता चलेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन पीपल्स लाइवलीहुड. इनफैक्ट 2/3 ऑफ रूरल कम्युनिटी इज डिपेंडेंट ऑन लाइव स्टॉक सेक्टर. और इसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी को 4.11% है जीडीपी का. जबकि अगर एग्रीकल्चर के अंदर बात की जाए तो अकेले एग्रीकल्चर के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स हैं, उसमें एग्रीकल्चर के अंदर इसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है 25.6%. मतलब फार्मर्स का अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लगभग 1/4 कमाई उनका लाइव स्टॉक सेक्टर से आता है. ये सारे फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन हमने विकासपीडिया इन्फॉर्मेशन से लिए थे. इट इज़ अ वेबसाइट दैट इज़ सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आप ज़रा देखते हैं हमारा जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, इंडिया का जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, उसका परफॉर्मेंस किस तरीके का है ग्लोबल लेवल पे. अगर इसको कंपैरिजन किया जाए तो दुनिया के अलग कंट्रीज़ के साथ कंपेयर किया जाए तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वी हैव वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ लाइव स्टॉक्स. हमारे पास दुनिया के सबसे ज़्यादा पशु पक्षी हैं जिनको हम लोग पालते हैं फॉर डोमेस्टिक नीड्स. और अगर पर्टिकुलर सेगमेंट में बात की जाए तो वी आर फर्स्ट इन बुफेलो पॉपुलेशन, सेकंड इन गोट पॉपुलेशन, सेकंड इन पोल्ट्री मार्केट एंड सेकंड लार्जेस्ट इन फिश प्रोडक्शन. दीज फैक्ट डेटाज हैव बीन टेकन फ्रॉम 20th लाइवस्टॉक सेंसस. तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है, अगर जिसमें भी हम फर्स्ट हैं, जैसे कि कैटल में हम सेकंड हैं, बुफेलोज में हम फर्स्ट हैं. यहाँ पे हमने आपके साथ एक स्नैपशॉट शेयर कर रखा है टू गिव यू द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू अदर वर्ल्ड कंट्रीज. तो जहाँ हम फर्स्ट हैं वो तो ठीक है, जहाँ भी हम सेकंड है आप मान के चलो कि उस सेगमेंट में फर्स्ट चाइना होगा. फॉर एग्जांपल कैटल में भी फर्स्ट चाइना आएगा. तो इस तरीके से आइदर वी आर फर्स्ट इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स एंड वेयर एवर वी लैग, वहाँ पे आगे हमसे चाइना है. और अब ज़रा देखते हैं कि ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिले कहाँ से, कि कितने लाइव स्टॉक्स हैं हमारे देश में. तो हर 5 साल पे लाइव स्टॉक सेंसस कराया जाता है, लाइव स्टॉक्स की गणना कराई जाती है, गिनती कराई जाती है. ये लाइव स्टॉक सेंसस हमारे देश में 1919 से ही चल रहा है. और अभी तक जब 100 साल पूरे हो गए हैं तो अभी तक 20 लाइव स्टॉक सेंसस कराए जा चुके हैं. जो आखिरी लाइव स्टॉक सेंसस था वो 2019 में कराया गया था, दैट वाज 20th लाइव स्टॉक सेंसस.
अब 20वें लाइव स्टॉक सेंसस का अगर हम हाइलाइट्स देखें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें, खासकर कैटल सेगमेंट में, बुफेलो सेगमेंट में, सीप और गोट सेगमेंट में, तो हमें पता चलेगा कि देखो 2007 में लास्ट लाइव स्टॉक सेंसस कराया गया था। 2007 के तुलना में 2012 में कैटल्स के नंबर्स कम हो गए थे, और फिर 2012 की तुलना में 2019 में कैटल्स के नंबर मार्जिनली इंक्रीज़ हुए हैं, जबकि बुफेलोज़ के नंबर लगातार इंक्रीज़ हुए हैं लास्ट 3 सेंसस में। सीप्स की बात की जाए तो उनका भी पॉपुलेशन 2007 की तुलना में 2012 में घट गया था, फिर वापस से 2019 में बढ़ा है। गोट्स के लिए भी यही एक तरह का ट्रेड है, एक तरह का ओवरऑल ट्रेड है, फीचर है कि 2007 की तुलना में 2012 में पॉपुलेशन घटा था, फिर वापस से 2019 में बढ़ा है। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि 7 से लेकर के 12 तक में लाइफ स्टॉक सेक्टर में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, दैट इज़ वाई पॉपुलेशन ऑफ दीज लाइफ स्टॉक वेयर डिक्रीजिंग। फिर वापस से 2012 ऑनवर्ड्स सरकार ने लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन को बढ़ाने पर ध्यान दिया, और तब से लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन हमारे देश में बढ़ रही है। And the total livestock population is 535.78 million in our country. That is 4.6% increment over livestock census of 2012. तो 2012 में जो 19th लाइवस्टॉक सेंसस था उसके तुलना में 4.6% का इंक्रीमेंट है ओवरऑल लाइवस्टॉक्स के पॉपुलेशन में। अगर स्टेट वाइज परफॉर्मेंस की बात की जाए, एपीएससी में ज़्यादातर आपसे आसाम का परफॉर्मेंस पूछा जाएगा इन लाइव स्टॉक सेक्टर। तो अगर स्टेट वाइज परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ओवरऑल लाइव स्टॉक में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, और फिर दूसरे नंबर पे है राजस्थान। और इसमें अगर आप देखें तो टॉप 10 में भी ओवरऑल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में या लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में आसाम कहीं भी नहीं है। सो ओवरऑल लाइफ स्टॉक में आसाम टॉप 10 में नहीं है। हमने आसाम की एग्जैक्ट रैंकिंग फाइंड करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक हम उसको फाइंड नहीं कर पाए हैं। सो जब हमें एग्जैक्ट रैंक आसाम की पता चल जाएगी, हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। लाइव स्टॉक सेक्टर में आसाम टॉप 10 में नहीं है अभी के लिए, तो इन्फॉर्मेशन इतना है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ओवरऑल तो भले लाइव स्टॉक में हम टॉप 10 में नहीं है, आसाम टॉप 10 में नहीं है, बट पिग पॉपुलेशन में, पिगरी सेक्टर में आसाम सबसे ऊपर है। तो लाइव स्टॉक के अगर एक सेगमेंट की बात की जाए पिगरीज में, तो आसाम इज़ एट द टॉप। अगर कैटल पॉपुलेशन की बात की जाए, लाइव स्टॉक के अंदर एक पर्टिकुलर सेगमेंट है कैटल, आपको पता है, काऊ एंड रिलेटेड एनिमल्स। पिग में हम टॉप पे हैं, और कैटल पॉपुलेशन में अगर बात की जाए तो सबसे ऊपर है वेस्ट बंगाल, और 8वें नंबर पे आता है आसाम। तो आसाम पॉपुलेशन इज एट 8th नंबर। तो कैटल पॉपुलेशन में टॉप 10 में आसाम की रैंकिंग है। और अगर पोल्ट्री में बात की जाए तो तमिलनाडु सबसे ऊपर है, जबकि आसाम की रैंक 7th नंबर पे आती है। और पोल्ट्री में अगर आप परफॉर्मेंस देखिए तो आसाम का पिछले 7-8 सालों में परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हुआ है। 27 मिलियन पॉपुलेशन था 2012 के अंदर, और उसको लगभग 75% इंक्रीज़ किया गया, 71% इंक्रीज़ किया गया है, और इन पॉपुलेशन को बढ़ा करके 46 मिलियन कर दिया गया है बाय 2019। तो पोल्ट्री में आसाम ने काफ़ी डेवलपमेंट दिखाया है पिछले डिकेड में। अगर आप परसेंटेज इंक्रीमेंट देखें तो बस आसाम ऐसा है जिसने 70% से भी ज़्यादा ग्रोथ रजिस्टर किया है इन पोल्ट्री सेगमेंट। अभी भी आसाम की रैंकिंग 7वें नंबर पे है, जबकि तमिलनाडु टॉप पे है। तो अगर पोल्ट्री की बात की जाए तो आसाम ने लगभग 70% से भी ज़्यादा ग्रोथ दिखाया है विद रिस्पेक्ट टू 2012 सेंसस, लेकिन अभी भी आसाम एक डेफिशिएंट कंट्री है, स्टेट है, एज फार एज आर पोल्ट्री प्रोडक्शन इज़ कंसर्न। देखो इस डाटा से हमें पता चल जाएगा, अभी भी आसाम आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु जैसे स्टेट से एग्स को इंपोर्ट करता है, और लगभग 3000 किलोग्राम ब्रॉयलर चिकन हर दिन इंपोर्ट किया जाता है फ्रॉम बंगाल एंड बिहार। इससे ये पता चलता है कि आसाम अभी भी जितना भी पोल्ट्री में प्रोडक्शन कर रहा है वो सफिशिएंट नहीं है टू मीट द रिक्वायरमेंट। देखो एक कैसा है कि आसाम के अंदर ये मीट्स का कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है, और उस हिसाब से हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता, इसी कारण से अभी भी वी आर इम्पोर्टर स्टेट। अगर एग्स की बात की जाए, अंडों की बात की जाए, तो असम में हर इंसान को ऑन एन एवरेज एक साल के अंदर 15 एग्स अवेलेबल हैं। जितना भी एग्स हम प्रोड्यूस करते हैं उस हिसाब से, असम के अंदर जितनी भी एग्स प्रोड्यूस होते हैं उसके हिसाब से हर एक इंसान को बस 15 एग्स पर ईयर अवेलेबल हैं, जबकि एक इंसान को कम से कम साल के अंदर 180 एग्स कंज्यूम करने चाहिए अकॉर्डिंग टू नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट।
तो इसके हिसाब से भी एक बात तो क्लियर है कि आसाम पोल्ट्री सेगमेंट में हमने प्रोडक्शन को काफ़ी इंक्रीज़ किया है, लेकिन अभी भी वी आर क्वाइट डेफिशिएंट। सो इस बेसिस पे आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about Sarna code. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. So पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखो, हमारे देश में 6 ऐसे रिलीजन हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, जो फॉर्मली जिसको रिकॉग्नाइज करती है भारत सरकार। हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। मतलब अगर आपको रिलीजन का कोई बॉक्स टिक करना होता है तो उस टाइम में बस ये 6 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। अब करंट न्यूज़ क्या है कि झारखंड असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया है जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया है भारत सरकार को, यूनियन पार्लियामेंट को, कि वो एक अगला एक टाइप का रिलीजन जिसका नाम है सारना कोड ऑफ रिलीजन, उसको भी इंक्लूड करे एज ए काइंड ऑफ रिलीजन। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर देती है तो सेंसस 2021 में ये 7th तरह का रिलीजन का ऑप्शन अवेलेबल होगा, जिसको हम लोग कहेंगे सारना रिलीजन। तो सारना रिलीजन के बारे में थोड़ा और समझते हैं, ये है क्या। देखो, सारना धर्म या सारना रिलीजन जो है मोस्टली ट्राइबल्स लोग प्रैक्टिस करते हैं। और इस ट्राइबल्स लोगों में ये लोग करते क्या, इनके क्या बिलीव्स हैं, दे वर्शिप नेचर, फॉरेस्ट, माउंटेन। तो इस तरीके से ये लोग नेचर को कहते हैं सारना माँ और उसकी पूजा करते हैं। और अभी कैसा है कि सारना रिलीजन को या सारना सेक्ट को हिंदुइज्म का ही हिस्सा माना जाता है, लेकिन ये लोग जो हैं सारना सेक्ट को मानने वाले ट्राइबल्स, ये अपने आप को अलग मानते हैं। दे डू नॉट वांट देमसेल्फ टू बी कंसिडर्ड एज हिंदूज। दे आर फाइटिंग सिंस लॉन्ग टू बी आइडेंटिफाइड एज सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी। तो ये अपना एक अलग रिलीजियस आइडेंटिटी चाहते हैं, ये अपने आप को एक अलग रिलीजन की तरह देखते हैं और काफ़ी टाइम से ये डिमांड कर रहे हैं। अब ज़रा देखते हैं कि क्या सारना कोड अलग से रिलीजन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। शुड देयर बी ए सेपरेट सारना रिलीजन। देखते हैं जो आर्गुमेंट फेवर में है कि हाँ सारना रिलीजन कोड अलग से बनाना चाहिए, उनका ये कहना है कि ट्राइबल पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। अगर ओवरऑल देखा जाए पिछले 80 सालों में ट्राइबल परसेंटेज पॉपुलेशन झारखंड के अंदर 38, पहले 80 ईयर्स में 38% जो स्टेट की इनकी टोटल पॉपुलेशन थी उससे घट करके 26% हो गई है। और उसके पीछे कारण ये है कि मोस्ट ऑफ दीज ट्राइबल्स आर नाउ स्लोली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। और ये कन्वर्जन भी इसलिए हो पा रहा है क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज इनको कन्वर्ट कर रही हैं। एंड सिंस दीज पीपल आर नॉट गेटिंग एनी स्पेशल प्रोटेक्शन इन द नेम ऑफ माइनॉरिटीज़, वैसे हैं तो ये माइनॉरिटीज़ लेकिन इनको कोई भी स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इनके कल्चर, इनके रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविज़न नहीं रखा गया है। दैट इज़ वाई दे आर स्लोली गेटिंग कन्वर्टेड और धीरे धीरे इस कारण से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। सो इस कारण से आर्ग्यू किया जा रहा है कि इनको एक स्पेशल रिलीजन की तरह या सेपरेट रिलीजन की तरह आइडेंटिफिकेशन मिलना चाहिए। जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि वाई दे शुड बी गिवन ए सेपरेट आइडेंटिफिकेशन एज ए सेपरेट रिलीजियस कम्युनिटी, वो है रिगार्डिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो अगर ऐसे कम्युनिटी के लोगों को जो नेचुरलिस्ट हैं, मतलब इन्वायरमेंट की पूजा करते हैं, अगर उनको एक सेपरेट रिलीजन की तरह आइडेंटिफाई किया जाएगा तो मोर और लेस ये ट्रेंड और ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को और ज़्यादा प्रमोशन या स्ट्रेंथ मिलेगा। लेकिन इसमें एक चैलेंज भी है, एक प्रॉब्लम भी है कि जितने भी ट्राइबल्स हैं, जो लोग भी इस नेचुरलिस्ट ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, मतलब पेड़ पहाड़ नेचर की पूजा करते हैं, सब के सब ट्राइबल्स अपने आप को सारना धर्म वाले नहीं मानते। सब के सब अपने आप को सारना कोड वाले नहीं मानते। मैं इसको एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूँ। ये जितने भी ट्राइबल्स हैं झारखंड के अंदर, सब के सब नेचुरलिस्ट हैं, लेकिन एक मेजर कम्युनिटी जो है वो अपने आप को सारना कोड से बिलोंग करते हुए मानती है। जबकि कुछ और भी हैं, जैसे XYZ कम्युनिटी आप मान लो, हाइपोथेटिकल नेम में दे रहा हूँ, वो फॉलो तो इसी तरह के प्रैक्टिस करते हैं, नेचुरलिस्ट हैं, पेड़ पहाड़ नेचर की पूजा करते हैं, बट दे डू नॉट कॉल देमसेल्फ सारना कम्युनिटी। तो अगर सबको सारना नाम दे दिया गया तो वो कम्युनिटी के लोग जो XYZ वाले हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज दैट द चैलेंज इज दैट द टर्म सारना इज नॉट कॉमन टू ऑल द अधेरर्स ऑफ नेचुरलिस्टिक रिलीजन बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ फॉरेस्ट, रिवर्स एंड माउंटेन्स। अदर ट्राइब्स हु डू नॉट फॉलो सारना टर्म में प्रोटेस्ट। खाली टर्म का इशू है, बाकी तो सबका ट्रेडिशन सेम ही है, सब नेचर की पूजा करते हैं, लेकिन जो सारना टर्म को मानते नहीं है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन।
The next article is taken from national segment. It is about Information and Broadcasting Ministry to regulate over-the-top services. This topic is important from our syllabus, paper 4 Science and Technology point of view. It is also important from our syllabus, paper 3 Governance point of view. So सबसे पहले समझते हैं over-the-top services होती क्या हैं. तो देखो, जो भी हमारे यहाँ पे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे एयरटेल है, जियो है, सब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं. ये ट्रेडिशनली जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती रही हैं वो है कम्युनिकेशन सर्विस. तो दिस इज़ देयर ट्रेडिशनल सर्विस जो ये हमें प्रोवाइड करती हैं. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने और भी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, इंटरनेट डाटा सर्विस. और इस इंटरनेट डाटा सर्विस का इस्तेमाल करके हम और भी ज़्यादा यूजेज करते हैं. जैसे कि अब कम्युनिकेशन काम कर लेते हैं थ्रू व्हाट्सअप, फेसबुक. तो ये सब व्हाट्सअप और फेसबुक के थ्रू हम कम्युनिकेशन इसलिए कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेट डाटा सर्विस प्रोवाइडिंग. और उसके अलावा बहुत सारी ऐप हम चला लेते हैं अपने फ़ोन पे विथ हेल्प ऑफ दिस इंटरनेट डाटा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स. ऐप जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम चला लेते हैं. सो दीज applications, these services, communication through internet data या applications through internet data, इसको हम लोग कहते हैं ओवर द टॉप सर्विसेज. ओवर द टॉप आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ट्रेडिशनली ये सर्विस प्रोवाइड करते थे कम्युनिकेशन का, बातचीत का ये सर्विस प्रोवाइड करते थे. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे आर प्रोवाइडिंग ओवर एंड अबव द बेसिक सर्विस, इसीलिए इसको कहते हैं ओवर द टॉप. एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ओवर द कम्युनिकेशन सर्विसेज, दैट इज़ वाई ओवर द टॉप सर्विसेज. अब करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि अब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री रेगुलेट करेगी ओवर द टॉप सर्विसेज कंटेंट को, मतलब इनको एक तरीके से कंट्रोल करेगी. अभी तक प्रॉब्लम क्या था कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स को कोई रेगुलेट नहीं करता था. जैसे फिल्में बनती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए सिनेमेटोग्राफ एक्ट है 1952 का. सिनेमेटोग्राफ एक्ट के हिसाब से एक सेंसर बोर्ड है जो फिल्मों को प्रॉपर तरीके से व्यू करता है और उसमें कोई भी अनरीजनेबल ऑब्सीन कंटेंट उसको दिखता है तो उसको सेंसर कर देता है. वैसे ही केबल चैनल्स के लिए है केबल टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट 1995 का. लेकिन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स के लिए इस तरह का कोई भी रेगुलेटर है ही नहीं. और ये कारण है कि ओवर द टॉप सर्विसेज के कारण कई सारे इश्यूज निकल के आ रहे हैं. जो सबसे पहला इशू है वो है ऑब्सीन कंटेंट का. ये आपने भी ज़रूर फील किया होगा कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स पे जो डेटा आता है, जो कंटेंट आता है, उसमें ऑब्सीन कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं आज कंपेयर टू एनी टीवी चैनल या फिर एनी मूवी यानी फिल्म. कारण यही है कि इसका कोई प्रॉपर रेगुलेटर नहीं है, कोई एडिटर नहीं है. और उसके अलावा चूंकि इसका कोई कंटेंट रेगुलेटर नहीं है तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट भी आते हैं ओवर द टॉप सर्विसेज पे दैट कैन डिसरप्ट सोशल हार्मनी एंड मोरल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी. सोशल हार्मनी को डिसरप्ट करने वाले कई सारे इस तरह के टॉपिक्स लिए जाते हैं और उससे बहुत बार डिसहार्मनी भी फैल जाती है. रीजन कि इसका कोई भी रेगुलेटर नहीं है. बहुत सारे ऐसे रिलीजन बेस्ड या कास्ट बेस्ड ऐसी बातें दिखाई जाती हैं जिससे समाज में हॉस्टिलिटी बढ़ जाती है और मोरल फैब्रिक तो डिस्टर्ब हो ही रहा है बिकॉज ऑफ ऑब्सीन कंटेंट. उसके अलावा जो एक इशू निकल के आ रहा है और बिकॉज ऑफ दिस ओवर द टॉप सर्विसेज वो है कल्चरल इंपीरियलिज्म का. कल्चरल इंपीरियलिज्म का मतलब है कि दूसरे कल्चर्स का हमारे ऊपर ओवर इम्प्रेशन पड़ना या ओवर डोमिनेंस आना. इसी को पॉलिटिकल साइंस में हम लोग सॉफ्ट पावर भी कहते हैं. और इसको अच्छे सेंस में भी बोला जा सकता है कि वी आर एंटरिंग इनटू अ कॉस्मोपॉलिटेंट वर्ल्ड. कॉस्मोपॉलिटेंट वर्ल्ड मतलब दुनिया के अलग अलग कल्चर्स को हम समझ रहे हैं, उसकी अच्छी चीज़ों को इम्बाइब कर रहे हैं. बट इट कैन ऑल्सो लीड टू कल्चरल इंपीरियलिज्म, मतलब उनके कल्चर्स हमारे ऊपर ओवर डोमिनेंट हो जाएं और हमारे खुद के कल्चर धीरे धीरे बैक सीट पे जाने लगे, धीरे धीरे रेलीगेट होने लगे, धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट होने लगे. दैट इज़ द ऑल्सो अ प्रॉब्लम कमिंग अप. हम इतने सारे अब आजकल आप हॉलीवुड की सीरीज़ देखते हैं ऑन दीज ओवर द टॉप सर्विसेज, उसका हमारे लाइफ में ज़्यादा इंप्रेशन पड़ने लगा है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया. सो कल्चरल इंपीरियलिज्म इज ऑल्सो एन इशू जिसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हु हैज़ बीन गिवन द रोल ऑफ रेगुलेटिंग ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सर्विसेज. The next article is taken from economy segment. It is regarding technical definition of recession. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. तो देखो, recession और depression टर्म हम अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में, लेकिन इसका टेक्निकल डेफिनेशन है. वैसे तो हम कॉमन लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं बट इसका एक टेक्निकल डेफिनेशन है. रिसेशन का टेक्निकल डेफिनेशन है रिसेशन हैपेंस व्हेन द इकोनॉमी श्रिंक्स फॉर एटलीस्ट 2 फिस्कल क्वार्टर. लगातार 2 क्वार्टर में 3-3 महीने का जो 2 क्वार्टर उसमें लगातार अगर इकोनॉमी श्रिंक करे, कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसको हम लोग कहते हैं रिसेशन. और अगर उससे ज़्यादा क्वार्टर में अगर श्रिंक करे या कॉन्ट्रैक्ट करे, अगर 3 क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट करे, 4 क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसको हम लोग कहते हैं डिप्रेशन. ये है टेक्निकल डेफिनेशन.
अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो अगर इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट देखा जाए इन द फिस्कल ईयर 2020-21, तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारा ग्रोथ रेट था -23.9%। सेकेंड क्वार्टर में हमारा ग्रोथ रेट था -8.6%। ऑफकोर्स दिस इज बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कॉज ड्यू टू द पैंडेमिक कोविड-19। लेकिन अब आप देख रहे हैं दो क्वार्टर में लगातार, क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 ऑफ द फिस्कल ईयर 2020-21 में लगातार दो क्वार्टर में हमारा ग्रोथ रेट निगेटिव में रहा है। द इकोनॉमी हैज श्रिंक, और इस कारण से वी हैव टेक्निकली मूव्ड इनटू रिसेशन। पहली बार हम लोग टेक्निकल सेंस में रिसेशन में गए हैं आफ्टर आर इंडिपेंडेंट। तो आज़ादी के बाद, राइट सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया हैज़ मूव्ड इनटू रिसेशन, इंडियन इकोनॉमी हैज़ मूव्ड इनटू रिसेशन इन अ टेक्निकल सेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। The next article is taken from Assam segment. It is about National Water Award of 2019. This topic is important from our syllabus paper 6, Assam governance point of view. सो नेशनल वाटर मिशन के बारे में समझ लेते हैं। देखो, नेशनल वाटर मिशन इज वन ऑफ द 8 मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज 2008 में स्टार्ट किया था मनमोहन सिंह सरकार ने। इट वाज द फर्स्ट मेजर इनिशिएटिव टू काउंटर क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। इसके अंदर टोटल 8 मिशन है। इस 8 मिशन के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इसमें से एक इंपॉर्टेंट मिशन था नेशनल वाटर मिशन, और इस नेशनल वाटर मिशन का ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज वाटर यूज एफिशिएंसी बाय 20%। दूसरे शब्दों में बोलें तो जो भी काम हम करते हैं जितना वाटर का इस्तेमाल करके, उससे 20% कम वाटर इस्तेमाल करके वो काम अगर हम पूरा कर लें तो उसको हम लोग कहेंगे वाटर यूज इफिशियंसी ऑफ 20%। दूसरे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, अगर आप पूरा बकेट भर के पानी जिससे रोज़ नहाते थे, अगर उतना ही इफिशियंसी से आप नहा लें, उतनी अच्छे से आप नहा लें बाय यूजिंग 80% वाटर ओनली, देन इट विल बी नोन एज वाटर यूज एफिशिएंसी बाय 20%। तो ये है पर्पस नेशनल वाटर मिशन का। ये डाटा याद रखना, मैं इस पर इतना ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी ये पूछ चुका है और उसमें उसने गलत डाटा दे दिया था कि नेशनल वाटर मिशन का पर्पस है टू यूज इंक्रीज वाटर यूज एफिशिएंसी बाय 15%। वो गलत था। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में एपीएससी में भी नेशनल वाटर मिशन से इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। ये डाटा आपको याद रखना है। वाटर यूज एफिशिएंसी हमें 20% तक घटाना है अंडर नेशनल वाटर मिशन। अब न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने वाटर यूज एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए नेशनल वाटर मिशन अवार्ड्स देने शुरू किए हैं 2018 से। 2018 का अवार्ड 2019 में दिया गया था, वो फर्स्ट टाइम दिया गया था पिछले साल, और जो सेकंड नेशनल वाटर मिशन अवार्ड है वो 11 और 12 नवंबर को, यानी कि परसों और कल, आज और कल दिए गए हैं। तो देखो, करंट न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज ऑर्गेनाइजिंग सेकंड नेशनल वाटर अवार्ड ऑफ 2019। 2019 के लिए अवार्ड अभी दिए जा रहे हैं, 11 एंड 12 नवंबर को दिए जा रहे हैं, जबकि 2018 के लिए अवार्ड 2019 में, यानी कि लास्ट ईयर दिए गए थे। इसमें टोटल 13 कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज पंचायत, सब याद नहीं रखना है, लेकिन असम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको आपको याद रखना चाहिए, जो करंट न्यूज़ भी है, कि ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट of Assam has received the prestigious National Water Award of 2019 under Water Conservation Best District under North East category। तो ग्वालपारा को नॉर्थ ईस्ट के अंदर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दिया गया फॉर 2019 इन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कंजर्वेशन। ये उसका साइटेशन है जिसका इमेज हमने आपके साथ शेयर किया है। ग्वालपारा के डेप्यूटी कमिश्नर इज रिसीविंग दिस citation from Minister of Jal Shakti Sri Gajendra Singh Shekhawat। In our segment most probable PD topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 184 to 186. Topic number 184 is about schemes for farmers in Assam. Chief Minister Samagra Gram Unnayan Yojana. Under this scheme, rupees 30,000 crore will be allotted in 5 years from 2016 to 2021. Its main objective is to provide technical support to the farmers like tractors and pumps and give skill development to the farmers. Second scheme is Assam Agri Business Rural Transportation Transformation Project APART. It will be financed by World Bank and focus will be on giving latest technology and helping the farmers to adapt to the latest technology of farming sector. Please attempt this question that is based on topic number 184. Topic number 185 is about Project Elephant. It is a centrally sponsored scheme and it was launched in 1992. The objective of this scheme was to protect elephants, their habitat and corridors, to avoid man-animal conflict and to ensure welfare of captive elephants. Captive elephants वो होते हैं जो चिड़ियाघर वगैरह
में हम लोग जिसको कैप्चर करके रखते हैं तो हम लोग कहते हैं कैप्टिव एलिफेंट, उनके भी वेलफेयर को इंश्योर कराना प्रोजेक्ट एलिफेंट का पर्पस था. इन दिस फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू एलिफेंट बियरिंग स्टेट्स. लास्ट एलिफेंट सेंसस was conducted in 2017 and according to this Assam was having second largest number of elephants in India after Karnataka. Please attempt this question that is based on topic number 185. Topic number 186 is about Hornbill Festival. Nagas celebrate Hornbill Festival to revive, protect and sustain the richness of Naga heritage and traditions. It is also celebrated to pay tribute to hornbill birds. It occurs or it is celebrated from 1st to 10th December on annual basis. And Hornbill Festival was first time established on 1st December 1963 and it was inaugurated by the then President Dr. S. Radhakrishnan. Please attempt this question that is based on topic number 186. This is the answer of question number 181 to 183 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं. जेम्स वेब टेलीस्कोप will be able to see back in time to the beginning of universe. This statement is right. It will be fitted with a time machine. This statement is wrong. So the correct answer will be option C. Second was about Central and State Pollution Control Board. It has been established under Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. So the correct answer will be option D. That's all from our side for today. Thanks for watching.